जो संविधान हमने बनाया और खास करके चुनाव के संदर्भ में जिम्मेदारी थी, हमने एक रेफरी बनाया चुनाव आयोग, और जिसको पूरी जिम्मेदारी दी कि वो जो संविधान है और जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका हिसाब से पालन करेंगे। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग क्यों कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है? यहाँ पर लगता है कि हाल के वर्षों में, क्योंकि अंत में आप और हम सभी लोग जानते हैं कि संस्थाएं व्यक्ति से बनती हैं। जो व्यक्ति तैनात होते हैं वो कितनी मजबूती से उस संस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था थी जिसकी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता पिछले कई दशकों में, विशेष रूप से पिछले करीब 30 सालों में, 25-30 सालों में वह बनाई गई थी। अगर आप देखें तो अगर उसके पहले भी 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, किसी को ये अंदेशा नहीं था कि भारत में इतने बड़े देश में आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए जाएंगे। उस समय चुनाव 6 महीने चले थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुए थे। तो 52 से जो स्थिति बनती गई, उसमें जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग है, उसकी एक विश्वसनीयता लोगों के मन में बनती गई। बीच में चैलेंजेस भी आए, जैसे आपके 60 के दशक में और 70 के दशक में कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में बूथ कैप्चरिंग एक विकराल रूप धारण कर ली थी, जिससे चुनाव परिणाम भी प्रभावित होने लगे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एज एन इंस्टीट्यूशन वो इन चुनौतियों को कैसे निपटा जाए, उनको कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस दिशा में लगातार काम करता रहा। और टीएन सेशन के बाद से तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त आए, जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में जो शुरुआत टीएन सेशन ने की थी उसको और आगे बढ़ाए, जिसकी वजह से भारतीय चुनाव आयोग की ख्याति पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के रूप में हुई। लेकिन हाल के दिनों में चुनौतियां हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन विशेष रूप से इस पर ध्यान नहीं देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी प्रश्न चिन्ह जो लग रहा है हाल के दिनों में, वो हो सकता है और गंभीर रूप अख्तियार कर ले। सुनील कुमार जी, चुनाव आयोग केवल 3 वो मेंबर नहीं है जो दिल्ली में बैठते हैं। चुनाव के लिए हमारा संविधान पूरी जो ब्यूरोक्रेसी, पूरी मशीनरी को उसके हवाले कर देता है। और जो जिले में भी काम कर रहे हैं, खास करके कटिंग एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे, विधानसभा क्षेत्र के लेवल पे, वो जो सिविल सर्वेंट्स हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे पुलिस के ऑफिसर्स हों, आपको क्या लगता है कि वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं इस, अगर वो अपने क्षेत्र में निर्णय लें, क्योंकि निर्णय तो उनको लेना है। चुनाव आयोग तो कलम हाथ पकड़ के नहीं आपको कहेगा, एक कलेक्टर को या जो निर्वाचन अधिकारी है, वो क्यों नहीं लगता कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, केवल चुनाव आयोग के 3 मेंबर नहीं? देखिए, जिम्मेदारी जब होगी तो पूरी व्यवस्था की होगी, और कहीं ना कहीं पर जो हजारों लाखों लोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में हो, प्रिसाइडिंग अफसर के रूप में हो, ऑब्जर्वर के रूप में हो, या पुलिस के कर्मचारी हो जिनका कार्य शांतिपूर्वक मतदान कराना है, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि नियम देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन का क्या रोल होगा, और चुनाव से जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उसका क्या रोल मतदान केंद्र के अंदर होगा। इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी है, वह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्धारित है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो अभी हाल में परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा लगता है कि या तो शिथिलता है, या कहीं ना कहीं पर लोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, अगर मैं कहूं कि कुछ एक उदासीनता परिलक्षित हो रही है। लेकिन साथ ही
जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अंत में जो चीफ इलेक्टोरल अफसर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो दिशा निर्देश के लिए, वो गाइडेंस के लिए चुनाव आयोग की तरफ देखता है। और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर उसे कॉन्फ्लिक्टिंग या कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलते हैं तो वो फिर अपना जो ब्यूरोक्रेसी की एक आदत होती है टू प्ले सेफ, कि अपनी चीज जो है, अपनी कुर्सी बचाओ, अपना काम किसी तरह से निपटाओ और जो होता है वो बाद में देखा जाएगा। तो दे बिगिन टू प्ले सेफ रादर देन बाय द रूल्स। पहले ऐसी स्थिति नहीं होती थी। पहले जहां पर चुनाव आयोग से बिल्कुल क्लियर सिग्नल्स आते थे तो ब्यूरोक्रेसी लोअर, पूरी जो आपकी लोएस्ट लेवल तक ब्यूरोक्रेसी है, वो बिल्कुल चुनाव के समय स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के चुनाव कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वो दिखाती थी। अब कदाचित उसी स्तर तक उनकी प्रतिबद्धता कुछ जगहों पर देखने को नहीं मिलती। सुनील कुमार जी, बहुत मेरा सीधा सवाल है कि और जिज्ञासा है, एंजाइटी भी है कि जब हमारा जो कानून है, विशेष करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, वो कहता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्टाचारण है, नफरत फैलाना भ्रष्टाचारण है, आईपीसी में भी वो क्राइम है, हेट, तो किसी को सजा क्यों नहीं मिलती? अब देखिए, यहाँ पर जो अभी विधिक व्यवस्था की गई है उसमें कैंडिडेट और उसके एजेंट पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। और यहाँ पर इसी का उदाहरण जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1990 के एक केस इलेक्शन पिटीशन पर, जो महाराष्ट्र में फाइल हुआ था और जिसमें 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो विजयी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे उनके चुनाव को सेट असाइड कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 120 धारा 123(3) का उल्लंघन उन्होंने किया था। उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिल्कुल सही आदेश था। तो वहां पर सजा मिली, चुनाव सेट असाइड हुआ, लेकिन वो कैंडिडेट का हुआ। और कैंडिडेट को भी तभी हुआ जब वो एक इलेक्शन पिटीशन किसी ने फाइल किया। अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं होता है तो जो विजयी कैंडिडेट है वो आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर का है कि वो मुकदमा कायम करे और उनको सजा दिलाए जो उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर यही है कि इस मसले पर मुझे लगता है कि, और विशेष रूप से 1989 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था और धारा 29A को जोड़ करके वहां पर पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण का अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। और उसमें जो व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राजनीतिक दल को अन्य चीजों के अलावा भारत के सेक्युलरिज्म के प्रति उसे अपना जो है ठोस मतलब अलीजियंस उसे दिखाना होगा। तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को 1989 के बाद से दिया गया, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये स्टैंड लिया है, अलग अलग जो PIL वगैरह भी फाइल हुए हैं, कि साहब हम रजिस्टर तो कर सकते हैं, रजिस्टर करते के समय हम पार्टी के संविधान को देखते हैं कि उन्होंने उसमें ये सेक्युलरिज्म के प्रति, सोशलिज्म के प्रति, भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के प्रति उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है अथवा नहीं। लेकिन हम उनको डी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। यहीं पर मेरा यह मानना है कि बहुत सारी चीज़ों में, और विशेष रूप से हमने देखा है मोहिंदर सिंह गिल के मामले में, जब 1977 में पहली बार कुछ गड़बड़ियां होने पर एक पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था और उसे अपहोल्ड किया था। और उसके बाद जिस तरह से TN सेशन ने 1995 में पूरे बिहार राज्य का चुनाव
उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, वो अपने, यद्यपि चुनाव में या किसी लॉ में उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सटेंड कर रहे थे और उसे बाद में संविधान पीठ ने भी अपहोल्ड किया था। तो मेरा यह मानना है कि जो पार्टीज के रजिस्ट्रेशन का अधिकार अगर चुनाव आयोग को मिला है, तो पार्टी को डी रजिस्टर करने का भी अधिकार चुनाव आयोग के प्रति है। और यानी चुनाव यानी आयोग, यानी जो पार्टी उल्लंघन करती हैं अपने ही शपथ का, अपने ही जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है, जो शर्तें हैं उनके रजिस्ट्रेशन की, तो उन पार्टियों को की मान्यता रद्द की जानी चाहिए, की जा सकती है। मेरे विचार से ये ग्रे एरिया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट्स हैं कि जिस प्रकार अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का या पूरे राज्य के चुनावों को इलेक्शन कमीशन ने ही पूर्व में रद्द कर दिया था और उसे संविधान पीठ ने सही ठहराया था, उन सारे अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो चूंकि किसी भी लॉ में पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो वहां पर चुनाव आयोग अपने प्लेनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डी रजिस्टर कर सकता है। और ये अगर करता है और उसके बाद में अगर इसे चैलेंज किया जाता है, तब विधिक रूप से जो लीगल रूप से जो है इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक मेरी राय में, और विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों में जब चैलेंज टू सेक्युलरिज्म और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स लोग खुलेआम करने लगे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। जब चैलेंज इतना बड़ा है, तो मेरे विचार से इलेक्शन कमीशन को अपने प्लेनरी पावर्स का उपयोग करते हुए पार्टीज को डी रजिस्टर करने का पहले थ्रेटन करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो कुछ एक पार्टियों के खिलाफ ये कार्रवाई भी करनी चाहिए। और उसके बाद आगे जो भी संविधान पीठ जो भी निर्णय देता है, या विधायिका अगर कोई लॉ में चेंजेस करती है, तो वो बात की बात है। तो ये आपने जो कहा कि ये धर्म पे आधारित जो राजनीति हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन है, चुनाव कानूनों का, तो सुधार के लिए क्या 1 2 3 आपको अगर जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो है कि चुनाव के समय जब आपका इलेक्शन का नोटिफिकेशन होता है और जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं होता है, वो समझिए कि करीब 2 महीने का समय या 1.5 महीने का समय जो रहता है, उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास असीमित अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हुए हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट या उसका एजेंट, और मेरे विचार से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अंत में वो कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ होता है, और अगर वो चुनाव जीतता है तो उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है, चाहे क्योंकि वो फिर शासन में आ सकता है, राज्य की सत्ता उसके पास आ सकती है। तो ऐसी दशा में अगर करप्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत, जिसमें धर्म के आधार पर राजनीति करना भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगित है, इसके आधार पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला, मतलब लॉन्ग टर्म में सबसे पहला जो उपाय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें बहुत ही कठोरता के साथ इस चीज को अपने प्लेनरी पावर्स का उपयोग करते हुए कुछ पार्टियों को डी रजिस्टर करने की कार्रवाई पर विचार करे और उस पर कार्रवाई करे। दूसरा जो इसका असर होगा कि इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी चेतेंगे और या तो वो अपनी कार्यप्रणाली को सुधार करेंगे, अथवा फिर अगर उनके पास सत्ता है तो वो कोई लॉ बनाएंगे, और फिर वो जो लॉ बनाते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है या नहीं, उस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये एक जो ट्रिगर पॉइंट है इसमें, वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में पहले है,
कि पहले शुरुआत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करे, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल पार्टीज वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, और अंत में जुडिशरी उस पर क्या निर्णय देता है, ये सब भविष्य में फॉलो करेंगी। तो मेरा मानना है तो यही है कि इलेक्शन कमीशन को कौन जगाए, उनकी रीढ़ की हड्डी कैसे सीधी हो। अब ये चीज तो देखिए, ये चीज तो है कि जब अभी पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है पिछले 75 सालों के इतिहास में कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध इम्पीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। वो सफल होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाना ही शो करता है कि एक जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनमें से एक बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका इन पर अपने अंपायर पर विश्वास नहीं रह गया है। तो ये जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है यह बहुत बड़ी चुनौती है, और इस पर इलेक्शन कमीशन को भी सोचना होगा कि एक बार जब वो चुनाव आयुक्त बन जाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं, तो जितना उनको संवैधानिक सिक्योरिटी दी हुई है, इसके बावजूद अगर वो कार्य नहीं करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्रवाई होते रहती है और उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के प्रति मतलब जो उनकी जिम्मेदारी है उससे वो परे हट रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय होगा। और इस पर सभी लोगों को, जो सिविल सोसाइटी है, जो देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो आपका मीडिया है, सभी लोगों को इस पर गंभीरता से सोचने विचारने की जरूरत होगी। और चूंकि हम लोग एक जनतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, तो जनतंत्र में जब लोग एक संगठित रूप से किसी चीज का विरोध करते हैं, तो हम लोगों का ये मानना है कि शासन को भी, सरकार को भी उसको नोटिस में लेना पड़ता है और उस पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जनता की आवाज को दबा करके आप शासन नहीं चला सकते हैं। सुनील कुमार जी, अल्टीमेटली तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस मामले का संज्ञान ले और इलेक्शन कमीशन को याद दिलाए उनकी जिम्मेदारी और उनकी ताकत का? इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है और उनके पास कई अवसर हैं। वर्तमान में भी बहुत सारे पिटिशंस हैं जिस पर ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस हियरिंग हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये एक अवसर है, और जो लोगों के मन में जो एक संदेह है, उस संदेह का कारण भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर है कि वह इलेक्शन कमीशन को वो उसकी जिम्मेदारी के प्रति उसे सचेत करें और उसे अपने जजमेंट्स के माध्यम से ऐसा निर्देश दें कि इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको निर्बाध रूप से करते हुए नजर आए, प्रतीत होने चाहिए। केवल घोषणा करने से या अपनी पीठ स्वयं थपथपाने से वह बात नहीं बनती है। आम लोगों में यह भरोसा होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। तो आपका कहना सही है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है और सुप्रीम कोर्ट के पास अवसर भी है कि वह इन मामलों में जो जिन पर सुनवाई चल रही है उनके माध्यम से वो इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी, आपने इतनी बेबाकी से, इतनी साफ गोई से और जो देश के सामने इतना ये ज्वलंत प्रश्न है उस पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।